हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लाइट स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी 1414 से 1451 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद खिज खां, जिसे तैमूर लंग ने गवर्नर बनाया था। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन तुगलक के समय तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था और लूटपाट और कत्लेआम करके ये वापस चला गया था। उसी समय इसने एक गवर्नर नियुक्त किया था, खिज खां, और खिज खां ने नसरुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसने दिल्ली पर अधिकार कर सैयद वंश की स्थापना की। तो इस तरह उसने दिल्ली पर अधिकार करके सैयद वंश की स्थापना की। तो सैयद वंश का संस्थापक खिज खां था। सैयद वंश ने 37 वर्ष तक राज किया। सैयद वंश का आखिरी शासक आलम शाह था। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी 1451 से 1526 ईस्वी इसका कार्यकाल शासनकाल रहा। 1451 ईस्वी में दिल्ली के अमीरों ने पंजाब के अफगान शासक बहलोल लोदी को दिल्ली बुलाया। पंजाब का अफगान शासक बहलोल लोदी था, उसे दिल्ली के अमीरों ने 1451 में दिल्ली बुलाया। दिल्ली बुलाकर सिंहासन पर बिठा दिया। लोदी वंश ने 75 वर्ष तक राज किया। सबसे पहले हम बहलोल लोदी के बारे में पढ़ेंगे। 1451 से 1489 ईस्वी 1451 से 1489 ईस्वी इसका शासनकाल रहा। बहलोल लोदी ने राज्य को एकजुट संगठित करने की कोशिश की। बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र बेटा सिकंदर लोदी सुल्तान बना। इसने अपने राज्य की राजधानी दिल्ली से हटाकर आगरा कर दी। इसने राजधानी बदल दी, दिल्ली से आगरा कर दी। सिकंदर लोदी ने जनता की भलाई और राज्य को ताकतवर बनाने की कोशिश की। जनता की भलाई में जनता के हित में कार्य किए और राज्य को शक्तिशाली ताकतवर बनाने की कोशिशें की। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी 1517 से 1526 ईस्वी इसका शासनकाल रहा। लोदी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी था। तो इब्राहिम लोदी आखिरी शासक था लोदी वंश का। अफगान सरदारों ने इब्राहिम लोदी का बहुत विरोध किया और बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। अफगान सरदार इब्राहिम लोदी का बहुत विरोध कर रहे थे और उसे राज्य से सुल्तान के पद से हटाने के लिए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए बुलाया। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया। तो इस तरह दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत के खत्म होने के कारण कई छोटे छोटे राज्य बने। बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो दिल्ली और उसके थोड़े आसपास के क्षेत्र उसके कब्जे में थे, लेकिन संपूर्ण भारत में दक्षिण और अन्य भाग जो था वो छोटे छोटे भागों में बंट गया, छोटे छोटे राज्य में बंट गया। और इनमें से प्रमुख थे विजयनगर साम्राज्य तथा बहमनी राज्य। बहमनी राज्य बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। इस बहमनी राज्य का शक्तिशाली और महान शासक फिरोज शाह था। तो बहमनी राज्य का शक्तिशाली और महान शासक फिरोज शाह था। 15वीं शताब्दी के मध्य में बहमनी राज्य 5 भागों में बंट गया: बीदर, बेरार, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर। विजयनगर साम्राज्य विजयनगर की स्थापना 1336
ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। तो 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस तरह विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का हुए। विजयनगर साम्राज्य कृष्णा नदी के दक्षिण तट तक फैला था। हम्पी वर्तमान में ये कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे। कृष्णदेवराय के समय ही तेनालीराम थे, तो इससे याद कर सकते हैं। रायचूर दोआब को लेकर बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच संघर्ष होते रहते थे। विजयनगर साम्राज्य के समय कई विदेशी यात्री भारत आए, जिनमें इटली के निकोलो कोटी, ईरान राजदूत अब्दुल रज़ाक और पुर्तगाल के डोमिगो के नाम प्रमुख हैं। तो ये याद रखने वाली बात है कि विजयनगर साम्राज्य के समय कौन कौन से विदेशी यात्री भारत आए। तो इटली के निकोलो कोंटी, ईरानी राजदूत अब्दुल रज़ाक और पुर्तगाल के डोमिगो। इन यात्रियों ने विजयनगर साम्राज्य के वैभव और विस्तार के बारे में बताया। अब हम दिल्ली सल्तनत के पतन खत्म होने के कारण के बारे में जानेंगे। शासन व्यवस्था की दुर्बलता। इन्होंने शासन की मजबूत प्रणाली बनाने की कोशिश नहीं की। इन्होंने कोशिश नहीं की शासन को मजबूत बनाया जाए, उचित तरीके से शासन चले, कोशिश नहीं की। जैसा चल रहा था वैसे चलने दिया। इनकी शासन व्यवस्था सैनिक शक्ति और लूटमार पर आधारित थी, यानी कि सैनिक शक्ति बढ़ाते थे और लूटमार पर थी, यानी कि कर लेते थे बस। सैनिक शक्ति और लूटमार पर थी। सैनिक शक्ति को बढ़ाना और कर लेना ही इनका मुख्य काम था। प्रांतीय शासकों पर केंद्र सरकार की मजबूत नियंत्रण नहीं था। तो जो केंद्र सरकार था उसके प्रांतीय जो छोटे छोटे गांव कस्बे थे उन पर मजबूत नियंत्रण नहीं था। उत्तराधिकारी के निश्चित नियम का अभाव। एक सुल्तान के मरने के बाद सिंहासन पर बैठने के लिए झगड़ा होने लगता था। जो पक्ष शक्तिशाली होता था वह सिंहासन पर बैठ जाता था। तो आए दिन यही चलता रहता था। कुछ ही सालों में एक सुल्तान दूसरे सुल्तान को मार देता था और वह खुद सुल्तान बन जाता था। एक निश्चित नियम नहीं था उत्तराधिकारी का, इसलिए इसके कारण भी दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ, क्योंकि तैमूर लंग का गवर्नर खिज़ खां नसरुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत पर बैठ गया था। इसी तरह कोई भी आके बैठ सकता था। तो ये भी दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण था। आपसी फूट। मुसलमानों में धार्मिक एकता तो थी, परंतु वह विभिन्न नस्लों, जातियों तथा कस्बों में बटे थे। उनमें धार्मिक एकता तो थी कि हम इस धर्म के हैं, लेकिन वह नस्लों, जातियों, कस्बों में बटा था और प्रत्येक व्यक्ति चाहता था कि हमारी नस्ल, जाति के कोई भी व्यक्ति राजा बने। तो इस तरह से आपसी फूट थी। मोहम्मद तुगलक की भूलें। मोहम्मद तुगलक की योजनाओं की असफलता ने साम्राज्य को कमज़ोर बना दिया और जनता में असंतोष फैला दिया। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मोहम्मद तुगलक ने राजधानी परिवर्तन का काम किया था। चांदी के सिक्के की जगह तांबे के सिक्के चलाए थे और कार्य बढ़ा दिया था। तो ये सभी योजनाएं जो थी असफल रही थी। इस कारण जनता में असंतोष, राजा के प्रति, सुल्तान के प्रति असंतोष फैल गया था। तैमूर का आक्रमण। तैमूर आक्रमण से दिल्ली को धक्का लगा। इसने चारों ओर लूटपाट और कत्लेआम मचा दिया। तैमूर दिल्ली आया था तो इसने दिल्ली में बहुत ज़्यादा कत्लेआम किया और लूटपाट करके ले गया। तो इससे दिल्ली को बहुत धक्का लगा। सल्तनत के सैनिकों की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई। ये लूटपाट करके ले गया तो खजाना वगैरह भी ले गया और जिससे सैनिकों की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई। तो ये थी दिल्ली सल्तनत।